हेलो माय डियर लर्नर्स, मेरा नाम है ईश्वर सर और मैं आज आपको केमिस्ट्री जो कि 10th में आपका साइंस के अंदर पहला चैप्टर है उसके नोट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी कि जो चैप्टर आपको काफ़ी मुश्किल लग सकता है उस चैप्टर को इजी करके और बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हैंडमेड नोट्स के बेसिस पे मैं आपको उसे एक्सप्लेन करूँगा और ये बहुत ईजी हो जाएगा, आपको समझने में बहुत अच्छा लगेगा। और सिंपल सी बात यह है कि आपको ये चैप्टर लगभग 99% क्लेरिफिकेशन दे देगा, आपको कोई इशू नहीं रहेगा। इसके अंदर हर छोटी से छोटी बारीक से बारीक जो कंसेप्ट है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि कैसे उन्हें समझा जाए, उनको मैंने इस तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आपको एक सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट हो जाएगा दिमाग में, आप केमिस्ट्री को समझ पाओगे। केमिस्ट्री इट्स ए ब्रांच ऑफ science that deals with the chemical reactions, all right, atoms, molecules and whatever the reaction, whatever the chemical formulas over are there। तो जो कुछ भी केमिस्ट्री के अंदर है वो एक साइंस का एक ऐसा फंडामेंटल है कि किस तरीके से हम एक साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू जो भी चीज़ें बनती है दुनिया में, जितने भी तरीके के मैटर है उन मैटर के अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो कैसे एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर के अंडर में आपको सीखने को मिलने वाली है और आप इस वीडियो को पूरा देखें तभी जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और एक बार नहीं, रिपीटेडली बार बार देखें, क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक मूवी देखते हो तो मूवी में जो पिक्चर आपके सामने होती है और वॉइस आपके सामने होती है तो उनके बीच में इस तरीके का एक कोलैबोरेशन बन जाता है कि आपके दिमाग में दो चीज़ें एक साथ जो है प्रिंट हो रही है। एक तरफ पिक्चर प्रिंट हो रही है और दूसरी तरफ से आपके लिए जो एक ऑडियो मैसेज है वो भी प्रिंट आउट हो रहा है। तो दिमाग जो है 1+1 के अकॉर्डिंग 11 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पे भी सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी। तो शुरू करते हैं, ऑलराइट। और वीडियो देखने के बाद आप मुझे अपना रिएक्शन ज़रूर दें कि आपको ये वीडियोज़ कितनी अच्छी लगी, कितना मज़ा आया और कितना सीखा आपने, ऑलराइट। और अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि हम और क्या आपके लिए इम्प्रूव करके ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जैसे कि मैंने बता ही दिया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। तो सबसे पहला जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो यही आती है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, किसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल का मतलब होता है जहाँ पे एक पार्टिकल्स, चाहे वो एलिमेंट हो, एटम्स हो, कंपाउंड हो या कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हो, वहाँ पे वो जब कंबाइन करते हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ जुड़ते हैं और एक नई चीज़ बना के हमें देते हैं जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले चीज़ों से बिल्कुल अलग होती है। तो ऐसे इस तरीके का एक जो सेटअप हमारा होता है उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल का मतलब हो गया कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, जिसके अंदर एबिलिटी होती है रिएक्ट करने की, और रिएक्शन हो गए वो सब्सटेंस कैसे आपस में कंबाइन करते हैं, ये ब्रेकडाउन होते हैं और फिर उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो रिएक्शंस कहलाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या बन गया, दे आर स्पेसिफिक terms which are used that how in chemistry we identify the when there are 1, 2 or more than 2 different type of reactant। reactant का मतलब जो रिएक्शन करने वाली है और जो वो बनाएंगे वो प्रोडक्ट फॉर्म है। ये भी सारी बातें मैं आपको इसमें आगे समझाने वाला हूँ। इक्वेशन क्या होती है, केमिस्ट्री की अपनी एक लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज है सिंबल और फॉर्मूले। तो वो सिंबल और फॉर्मूले किस तरीके से इंप्लीमेंट किए जाते हैं, उनके क्या किस पर्टिकुलर चीज़ को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको हम जो है वो फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब कुछ इस चैप्टर के अंडर में आपको मैं समझाने वाला हूँ। मेरा मकसद यही है कि आप केमिस्ट्री को समझ पाओ ताकि केमिस्ट्री से आसान और कोई सब्जेक्ट आपको ना फील हो। तो आपके सामने एक टर्म आ रही है नीचे, चेंज। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है चेंज। ये मैं हाईलाइट करता रहूँगा इन चीज़ों को। चेंज, चेंज का मतलब सिंपल टर्म में क्या होता है, कन्वर्जन, यानी कि बदलना। अब केमिकल रिएक्शन में जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट जो कि वहाँ पे रिएक्टेंट का रोल प्ले करेंगे वो अगर कंबाइन कर रहे हैं या फिर वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो वो जो बदलाव, जो चेंज आपको दिख रहा है उसी को हम चेंज या कन्वर्जन कहते हैं। ओके, और ये कन्वर्जन दो टाइप से आप देख सकते हो। एक जो कन्वर्जन है वो आपका फिजिकल चेंज कहलाता है और जो दूसरा कन्वर्जन है वो आपका केमिकल चेंज कहलाता है। तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या हो गया, फिजिकल का मतलब हो गया जहां पे चीजें जो है टेम्पररी तौर से, यानी कि वो चीजें परमानेंट नहीं है, उसको आप रिवर्स कर सकते हो। तो फिजिकल चेंज कभी भी परमानेंट नहीं होते, इसलिए उनको हम केमिकल सेंस में नहीं समझ सकते। जैसे सपोज करो आपको नमकीन खाना पसंद है तो आपने भुजिया ली, ठीक है, आपने जो है वो दाल वाला नमकीन लिया दूसरा, तो उनको इकट्ठा मिक्स करके उसमें
हरी मिर्ची डाल दी, टमाटर के छोटे छोटे पीस डाल दिए और फिर आपने एक अच्छा सा टेस्टी सा एक कॉम्बिनेशन तैयार किया जो कि मिक्सचर कहलाएगा। तो इसमें आप हर एक चीज को अलग अलग देख रहे हो, ऐसा नहीं हो कि मिक्स होके वो कुछ नया चीज यानी कि कोई हलवा बन जाएगा या कोई सूप बन जाएगा, नॉट लाइक दैट। तो ऐसा चेंज जो परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है, और उसके अंदर जो चीजें हमने मिलाई उनको हम सेपरेट बड़े आसानी से फिजिकली कर सकते हैं, उसमें कोई केमिकल एफर्ट हमें नहीं करने पड़ते, उन्हें बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। तो ये टेम्परेरी होता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं, कैन बी रिवर्स्ड। इनको हम बड़े आसानी से रिवर्स, मतलब अगर हमने मिक्स किया है तो हम मिक्स की हुई चीजों को अलग अलग भी कर सकते हैं। फिजिकल चेंज के अंदर एक और चीज आपको देख सकते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इवेपोरेशन ऑफ वाटर। पानी को आप हीट करो तो भाप बन जाएगा, और उसी भाप को अगर आप ठंडा करोगे तो वापस वो क्या कंडेंस होके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, राइट। अब वाटर बन गया, वाटर को अगर आप फ्रीज करोगे, 0 डिग्री से नीचे लेके आओगे तो आइस के फॉर्म में आ जाएगा। उसी आइस को जब आप थोड़ा सा हीट करना शुरू करोगे तो वापस वाटर की लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। मेल्टिंग, ये सारे फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स आपके माइंड में रह सकते हैं। फिजिकल चेंज में जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो, ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। अब बात करते हैं, अब नया सब्सटेंस नहीं बनता मतलब कोई केमिकल चेंज हुआ ही नहीं, वो जो चीजें जो आपने मिक्स की वो ऐसी की ऐसी रहेगी। केमिकल चेंज की बात करें तो ये बिल्कुल यहां पे परमानेंट, यानी कि यहां पे टेम्परेरी है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं, मतलब इनको हम रिवर्स आसानी से नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशल केमिकल मेथड्स का ही इस्तेमाल होता है, और वो भी सारे के सारे नहीं हो सकते, कुछ ही हो सकते, राइट। एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजीली, तो आप इनको सिंपल तरीके से फिजिकल मीन से जो इनको रिवर्स नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल लेते हैं, रस्टिंग, लोहे पे जो जंग लगता है, लोहे पे जंग लग जाता है, लेकिन जहां पे वो रस्टिंग होती है, जो ब्राउन पोर्शन हो जाता है, जहां पे आयरन का हिस्सा आपका जो है वो गलने लगता है, ठीक है, डिकम्पोज हो जाता है, क्या उसको आप वापस फिर से तैयार कर सकते हो? नो। तो ये केमिकल चेंज है, परमानेंट है, बिकॉज ये रिवर्सिबल नहीं है। जो फूड आप डाइजेस्ट करते हो, डाइजेशन एक दूसरा एग्जांपल आपके पास है, तो जब फूड हम डाइजेस्ट करते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद क्या उस फूड को वापस आप चपाती, दाल, चावल में कन्वर्ट कर सकते हो? नॉट एट ऑल। तो ये भी आपके पास क्या है, केमिकल चेंज का एग्जांपल है। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन या एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो रिएक्ट करके एक लेयर बनाता है जो कि ऑक्सीजन के साथ बनती है, तो मेटेलिक ऑक्साइड कहलाता है, और वो उस मेटल को क्या करता है, कोरोड करता है, मतलब खराब करता है, या तो उसकी शाइन, उसकी चमक, या उसके कलर में चेंज आता है, या वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कोरोजन। और ये सारी चीजें आपने मेटल नॉन मेटल के चैप्टर के अंदर, ठीक है, 8th क्लास में भी सीखी होगी, और ऐसा ही चैप्टर अभी आगे भी आपको एक मिलेगा 10th के अंदर, मेटल नॉन मेटल के नाम से। वहां पे आप इन चीजों को थोड़ा और आप समझ सकते हो कि थोड़ा एडवांस फॉर्म में देखोगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल चेंज के अंदर नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, और यहां पे केमिकल चेंज में बिल्कुल अपोजिट होगा, ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है, और वो सब्सटेंस बनता है वो एंटायरली डिफरेंट होता है, किससे, उन कंपोनेंट से, उन रिएक्टेंट से जिनसे मिलकर उसे हमने बनाया है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बट जब ये रिएक्ट करती है कंबाइन होकर तो ये वाटर बनाती है, और वाटर जो है, वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। जैसे हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल, यानी कि सन या जितने भी स्टार हैं उनके अंदर हाइड्रोजन ही है जो रिएक्शन की बेसिस पे हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, और इतनी ज्यादा हीट और लाइट वो पैदा करते हैं, तो वो हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ज्वलनशील सब्सटेंस है, और ऐसे ही ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में या कंबशन में हेल्प करती है। लेकिन जो वाटर है वो बिल्कुल उल्टा काम करता है, वो क्या करता है, पानी जो है आपको बुझाता है। तो आप देख सकते हो कि दो चीजें जो कि कंबशन में या फायर में सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, उनसे बनने वाला रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बिल्कुल उसका अपोजिट काम करता है। तो यहां पे आप देख सकते हो उनकी प्रॉपर्टी कितनी चेंज हो जाती है। तो यही खासियत है कि केमिकल चेंज के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। और केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमारी हेडिंग है, ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में जब आपको चैप्टर की ब्रीफिंग की थी, स्टार्टिंग में सारा जो चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और इसकी इक्वेशन, तो वो मैंने ब्रीफ किया था। अब यहां पे इन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आपको कैसे तैयार करनी है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस और रिएक्टेंट रिएक्ट
टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंस, ये नए सब्सटेंस बनाते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। क्या मतलब हुआ? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चेंज होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस जब रिएक्ट करते हैं, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं रिएक्टेंट। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो रिएक्शन के बाद एक नया सब्सटेंस बनाते हैं और वो जो नया सब्सटेंस बनता है वो उन पहले वाले सब्सटेंसेस यानी कि पहले वाले रिएक्टेंट जिनसे मिलकर हमने उसे बनाया उनसे बिल्कुल अलग होता है प्रॉपर्टीज में। जैसे कि मैंने आपको वाटर का और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल अभी आपको दिया, राइट। उसके बाद द रिएक्टिंग स्पीशीज, अगली टर्म्स की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, तो जो रिएक्टिंग स्पीशीज हमारी होती है वो द रिएक्टिंग स्पीशीज जो कि एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि एटम जो है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, मॉलिक्यूल वो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, और आयन क्या होता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उस पर एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वो गेन करता है, दैट इज कॉल्ड आयंस। सो ये जो रिएक्टिंग स्पीशीज होती है दे आर नोन एज द रिएक्टेंट, इनको रिएक्टेंट कहते हैं। मतलब जो हमने रिएक्शन के लिए एक साथ कंबाइन की उनको हमने रिएक्टेंट का नाम दिया। ऑलराइट, एंड द न्यू सब्सटेंसेस, जो नए सब्सटेंसेस आपको मिले, जो न्यू सब्सटेंसेस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड, दे आर नोन एज द प्रोडक्ट, उनको हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे मेरी बात कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो न्यू सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये बातें मैं एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूं सो दैट आप इसे आसानी से समझ सको, और आपको इसे एक बार में समझने में हो सकता है आपको लगे कि समझ में आ गया, लेकिन क्या होता है कि जब तक आप उसे कई बार सुनते नहीं हो तब तक आपका दिमाग उन चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर सकता, यानी कि उसका एक अंडरस्टैंडिंग जो व्यू है वो उतना स्ट्रांग नहीं बनता। तो आप इस वीडियो को रिपीटेडली कई बार देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, हम इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे लेके जा रहा हूं आपको, ठीक है, जो कि है रिएक्टेंट। यहां पे हम रिएक्टेंट्स के बारे में बात करेंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है। तो रिएक्टेंट जो है वो दैट इज, लेट मी चेंज द कलर नाउ। सो रिएक्टेंट क्या हो गए? अब रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं, ठीक है, वो रिएक्टेंट से ही तो मिलने वाले हैं। तो सब्सटेंसेस दैट अंडरगो द केमिकल चेंज, तो जो शुरुआत में आपने दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाई और उनमें केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व किया। केमिकल रिएक्शन अपने आप नहीं होता है, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जब एक सब्सटेंस दूसरे में मिक्स होते केमिकल रिएक्शन दिखाता है, बट बहुत ज्यादा केसेस के अंदर आपको ऐसा मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन इमीडिएटली नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन को आपको कुछ ना कुछ उसमें एडिशनल आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, या तो हीट के फॉर्म में देनी पड़ती है या किसी और फॉर्म में देनी पड़ती है। सो रिएक्टेंट को समझिए, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज द केमिकल चेंज इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब के अंदर या कहीं पे भी, तो जो चीजें हमने मिक्स की जिनके बेसिस पे हम देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। और एग्जांपल के लिए आप यहां पे आ जाए नीचे, ठीक है, एग्जांपल्स के लिए जस्ट नीचे आइए और यहां पे देखिए Na किसका नाम है? सोडियम। दिस इज सोडियम, इसको हम सोडियम कहेंगे। सो ये सोडियम है, ठीक है, ये H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो सोडियम मेटल होता है, ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ऑलराइट, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगी? H2, जो कि हाइड्रोजन का सिंबल है। तो सोडियम एक मेटल था, वाटर जो है वो एक कंपाउंड था। इन दोनों को कंबाइन करके इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा और ये बनाएगा एक बिल्कुल नया सब्सटेंस, नया कंपाउंड, जिसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण होंगे, वो ना तो सोडियम से मैच करेंगे ना वाटर से मैच करेंगे, वो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी के साथ ये कंपाउंड बनेगा। और एक और चीज इसमें साथ में प्रोडक्ट यहाँ दो बन रहे हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और दूसरा हाइड्रोजन गैस, जो कि ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये गैस क्या करेगी? निकल जाएगी, बिकॉज गैस एक जगह पे रुकती नहीं, वो एक्सटेंड करती है, राइट। तो रिएक्टेंट के बारे में देखिए, रिएक्टेंट्स के बारे में जो है, रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन LHS। LHS का मतलब ये देखिए, इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये एक केमिकल इक्वेशन है, इस तरीके से हम सिंबॉलिक फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम और वाटर जो है, इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, राइट। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो आप देख पा रहे हो, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो जो इनके बीच में रिएक्शन हुआ उसके बाद जो हमें मिला उन्हें प्रोडक्ट कहेंगे। तो रिएक्टेंट के बारे में अगर कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है तो रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये सब लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। दूसरा है रिएक्टेंट्स आर ओरिजिनल स्पीशीज, ये बिल्कुल ओरिजिनल मतलब जो चीजें हमने एक्चुअल में ली है, राइट। चाहे वो आपने एटम लिए हैं या कंपाउंड लिए हैं या कंपोनेंट लिए, व्हाटएवर,
ठीक है। रिएक्टेंट्स में भी एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल या आयन, इन तीन ही टाइप के हो सकते हो, इसी फॉर्म में होते हैं, राइट। नाम उनका हम कुछ भी कह सकते हैं, बट उनके अंदर इन्हीं में से कोई पार्टिकल होगा। रिएक्टेंट ऑल्सो में बी एलिमेंट्स और कंपाउंड, कई बार एलिमेंट भी लेते हैं, जैसे दो एलिमेंट हम ले लें, ठीक है, एक हमने हाइड्रोजन लिया, दूसरा ऑक्सीजन, तो उसके बाद हमने वाटर मिल रहा है, तो वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, ठीक है, रिएक्टेंट्स। गॉट इट। अब बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने की कोशिश करूं, तो प्रोडक्ट में जो है इसको मैं अंडरलाइन करता रहूंगा ताकि आपको समझने में ज्यादा तकलीफ ना हो, ऑलराइट, और इजी लगे आपको। सो यहां देखिए, product, this is what we need to understand. The new species formed as a result of the chemical reactions are called product. रिएक्टेंट हमने मिक्स किए, उनके बीच में केमिकल चेंज हुआ, तो फाइनली हमें जो चीज मिली उसी को प्रोडक्ट कहते हैं। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल हो जाती है, आप इसे समझिए, रटिए नहीं, ठीक है, कि जो भी नई स्पीशीज, जो भी नई चीजें हमें मिल रही है एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हुआ, तभी वो जो प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुए, ठीक है। तो दैट इज सिंपली व्हाट वी कॉल द प्रोडक्ट। तो न्यू सब्सटेंस दैट वी ऑब्टेन आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। यहां पे अगर मैं इसे एग्जांपल के बेस पे बताऊं, तो यहां पे फिर से उसी इक्वेशन को जो कि पहले मैंने ली थी, सोडियम, ठीक है, यहां S का मतलब सॉलिड होता है, L का मतलब लिक्विड होता है, AQ का मतलब एक्वस, यानी कि जो कि वाटर के साथ मिक्स के फॉर्म में मिलेगा, और G का मतलब होता है गैस, और ये एरो भी गैस को इंडिकेट करता है। इनकी भी आगे पूरी डिटेल में आपको सिखाने वाला हूं। तो सोडियम जो कि एक मेटल है, H2O जो कि वाटर है, ये दोनों के दोनों थे रिएक्टेंट, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो हमें क्या मिला, इनके बीच में केमिकल चेंज हुआ और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। तो ये जो फॉर्म यहां पे आपको राइट हैंड साइड में मिल रही है एरो के इस तरफ, ये इंडिकेट कर रहा है प्रोडक्ट। और ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, एरो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की, जो रिएक्शन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ हुआ, यानी कि राइट की तरफ चीजें बनी हैं और लेफ्ट की तरफ चीजें मिक्स हुई थी, यानी कि उनके बीच में केमिकल चेंज हुआ था। ऑलराइट, तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज आपके पास है कि प्रोडक्ट आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। प्रोडक्ट आर न्यू सब्सटेंस, ये बिल्कुल नए सब्सटेंस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज उन रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होती है जिनको मिला के हमने इनको फॉर्म किया या बनाया। इट में भी एलिमेंट भी हो सकते हैं बनने के बाद ही, और ये कंपाउंड भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप यहां पे देखें, तो यहां पे जो आपको ये कंपाउंड मिल रहा है और ये हाइड्रोजन इसके प्योरेस्ट फॉर्म में मिल रही है, तो ये क्या है, एलिमेंटल फॉर्म है, राइट। अब आगे जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, की जो भी केमिकल रिएक्शन है उनकी आइडेंटिफिकेशन हम किस बेस पे करते हैं। सो केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इनमें से कोई भी एक ऑब्जर्वेशन या एक से ज्यादा, ये सारे भी समटाइम्स हो सकते हैं, बट कम से कम अगर इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी आप यहां पे ऑब्जर्व करते हो, तो समझ लो कि हम ये मान के चल सकते हैं कि हाँ, केमिकल रिएक्शन यानी कि रिएक्शन हुआ है, उनके अंदर चेंज हुआ है। तो चेंज इन स्टेट, तो मान लो हमने जो यहां पे, अगर मैं एग्जांपल भी पीछे लेके जाऊं, तो ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, लेकिन यहां पे हमें जो मिला वो एक्वस मिला, यानी कि सॉलिड और लिक्विड का एक मिक्सचर, जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर मिक्स हो गया है, घुल गया है, ऑलराइट, और गैसियस फॉर्म में चीज मिली। तो यहां पे इस बात को समझिए कि या तो स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, या दो सॉलिड लिए थे उनसे मिलकर लिक्विड बना या गैस बना, तो ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। कलर भी चेंज हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है उनका कलर रिएक्टेंट से डिफरेंट हो सकता है, या समटाइम इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहां पे आते हैं बैक में, ये देखिए ये गैस यहां पे प्रोड्यूस हुई, यहां पे तो कोई गैस नहीं थी हमारे पास रिएक्टेंट में, लेकिन यहां पे गैस है, तो ये भी आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हो। गॉट इट। इसके अलावा और क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है उसमें भी आपको चेंज देखने को मिल सकता है। मतलब हमने जब रिएक्शन किया तो वो नॉर्मल चीजें थी, कोई हीट नहीं थी वहां पे, लेकिन जब वो केमिकल चेंज हुआ तो आपने देखा कि वो बहुत गर्म हो गया या बहुत ठंडा हो गया। तो दैट कुड बी आल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट यू कैन ऑब्जर्व। फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, नए प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, पीपीटी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर दूध में आप नींबू निचोड़ दो तो वो दूध फट जाता है, जो पनीर बनाने की प्रोसेस है, तो दूध के पार्टिकल व्हाइट वाले, मिल्क वाला पार्ट अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। तो इस तरीके से जब एक ऐसा कंपाउंड बनता है जिसमें लिक्विड के अंदर जो सॉलिड पार्ट है वो सेपरेट अलग होकर तैर रहा है, उन्हें प्रेसिपिटेट कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी स्टूडेंट को, ठीक है। अब आगे आते हैं, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, राइट। सो द सिंबॉलिक, अब मैं हर एक चीज की एक सिंपलेस्ट फॉर्म में डेफिनेशन लेके आया हूं आपके लिए, सो दैट आप बड़े आराम से उन्हें समझ सको, और समझने के बाद वो डेफिनेशंस आपको कभी लर्न नहीं करनी पड़ेगी, आपका दिमाग खुद उस चीज को समझ के डिजाइन कर सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द लर्निंग, रिमेंबर इट। सो सिंबॉलिक का मतलब होता है सिंबल के फॉर्म में, कोई ना कोई सिंबल होता है उसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन
ऐसे नहीं कि हमने उसको सीधा बोल दिया। आगे हम पढ़ेंगे कि जो केमिकल इक्वेशन है वो दो टाइप की होती है, एक वर्ड होती है जिसमें हम स्पेलिंग लिखते हैं और दूसरी जो है सिंबल होते हैं, जो भी एलिमेंट या कंपाउंड उसमें यूज हो रहे हैं उसके क्या सिंबल या फॉर्मूले उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले, या तो सिंबल होंगे, सिंबल हमेशा एलिमेंट्स के होते हैं और फॉर्मूले हमेशा कंपाउंड के होते हैं। तो वो जो रिएक्टेंट है वो किस तरीके से हमने लिखे और उसके बाद रिएक्शन के बाद वो चीज जो हमें मिली, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, उस पूरे फॉर्म को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यहां पे एग्जांपल से आप इसे बहुत अच्छे से समझोगे। ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, बर्निंग ऑफ द मीथेन गैस। मीथेन गैस, मीथेन का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो यहां पे मैंने मेंशन किया है, CH4 होता है, ठीक है। तो इसको दोनों फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो केमिकल इक्वेशन है वो दो रूपों में रिप्रेजेंट की जाती है। जो फर्स्ट फॉर्म है वो होती है वर्ड इक्वेशन, जो कि बेसिक लेवल पे 6-7 के लेवल पे बच्चों को हम सिखाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो केमिकल फॉर्मूले नहीं सीख पाते या उतनी उनकी कैपेबिलिटीज नहीं होती कि वो चीजों को एग्जैक्टली लर्न कर पाए। तो वहां पे उनको सिर्फ नाम सिखाया जाता है, एटलीस्ट वो स्पेलिंग लर्न करना सीख जाए। तो वो वर्ड इक्वेशन है। तो वर्ड इक्वेशन में एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि जो मीथेन गैस होती है वो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाई जाती है, तो यहां पे ये मीथेन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मतलब है इन दोनों को हमने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद जब हम इसको हीट करेंगे, क्योंकि मीथेन गैस है और एयर, ऑक्सीजन में एयर, ऑक्सीजन जो है वो एयर में है, तो एयर के प्रेजेंस में यानी कि खुले में अगर आपने मीथेन को आग लगाई, जलाई, तो जलेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। तो हीट और लाइट को तो हम एनर्जी के रूप में पढ़ते हैं, उसका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो CO2 होती है और वाटर जो है वो H2 होता है, वो निकलेगा। तो रिएक्टेंट हमारे पास मीथेन और ऑक्सीजन थे और प्रोडक्ट हमें मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसी बात को जब मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा तो ये मीथेन का सिंबल CH4 है, ये गैस है हमारे पास, ठीक है, और यहां पे हम 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ले रहे हैं। ध्यान देना, O2 का मतलब होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और 2O2 का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और ये भी गैसियस फॉर्म में। उसके बाद ये जो सिंबल है डेल्टा, ट्राइंगल की तरह जो सिंबल आपको दिख रहा है, इसको डेल्टा पढ़ते हैं और ये इंडिकेट करता है हीट, ये हीट के लिए सिंबल है। तो जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो हीट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी गैसियस फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है कंबशन हो रहा है, कोई भी चीज जलती है तो CO2 बनती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, एंड H2O, 2 मॉलिक्यूल यहां वाटर के निकल रहे, वो भी भाप के रूप में होंगे, जिसको अगर हम कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएंगे। तो यहां पे आपने ये समझ लिया ना कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को हम समझते हैं। तो जो इसमें लिखा था कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, जिसके अंदर सिंबल्स या फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, और फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे आपने देखा, ये यहां पे हमने वर्ड के फॉर्म में यहां पे सिंबल्स लिखे, और यहां पे अगर देखें तो ये इनके एक्चुअल सिंबल्स है। CH4 ये मीथेन का केमिकल फॉर्मूला है, O2 ये ऑक्सीजन का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है, H2O वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वी ब्रॉडली क्लासिफाई केमिकल इक्वेशन। यानी कि अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम जो केमिकल इक्वेशन है उनको हम ब्रॉडली जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वर्ड इक्वेशन, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के बेस पे समझाया, और दूसरा है सिंबॉलिक। तो अब क्योंकि आप 10th क्लास में आ गए और आगे अगर आप 11th-12th में साइंस लेते हो तो आपको जो है सिर्फ सिंबल्स और फॉर्मूले, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। वर्ड इक्वेशन का कोई रोल नहीं रहेगा आपकी लाइफ में, इसलिए आपका फोकस इसी पे होना चाहिए। किस पे? सिंबॉलिक इक्वेशंस पे, ठीक है। नाम के लिए आप सेंस के लिए पढ़ सकते हो, वर्ड्स आप दिमाग में रख सकते हो, लेकिन आप हर एक कंपाउंड का, हर एक एलिमेंट का सिंबल दिमाग में रखोगे तभी। 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर है, उनके उससे भी एक चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5 आगे आएगा, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। वहां पे आप उस पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को मैं आपको समझाऊंगा। अब बात करेंगे बेटा रूल्स फॉर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, कि अगर हम एक केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, ठीक है, क्या रूल है उसके लिए, दैट इज व्हाट वी नीड टू नो, राइट। तो रूल्स का मतलब होता है कि अब ये तो हमने सीख लिया कि हमने रिएक्टेंट को मिलाना है और प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, लेकिन कैसे लिखोगे, क्या फंडामेंटल्स हैं उसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये एग्जाम में सीधा नहीं पूछा जाता, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इन रूल्स के बिना आप नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो आपको पहले रूल सीखने पड़ते हैं टेंसेस के, आपको हिंदी पढ़नी सीखनी है तो पहले आपको ग्रामर के रूल सीखने पड़ते हैं। यहां पे केमिस्ट्री के अंदर भी, ठीक है, उसका अपना एक ग्रामर है। तो ये जो रूल मैं आपको बता रहा हूं ये केमिस्ट्री का ग्रामर है, जो आपको ये बताएगा कि आप केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखोगे, केमिकल रिएक्शन को कैसे समझोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सो द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड द फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। याद रखिएगा, जो सिंबल होते हैं एलिमेंट्स के और जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। हम पढ़ चुके हैं इसको, LS से शॉर्ट फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे। और बीच में जो, अगर आपने 2
स्पीशीज लिए तो बीच में प्लस का साइन आता है। जैसे आपको याद होगा कि अगर हमने सोडियम लिया था और वाटर लिया था तो सोडियम के बाद हमने प्लस का साइन लगा के फिर वाटर का फॉर्मूला लिखा था, तो इस साइन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन देम। दूसरा रूल क्या है, द सिंबल एंड द फॉर्मूले ऑफ द स्पीशीज फॉर्म्ड। अब जब सिंबल और फॉर्मूले जो है वो रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, नई स्पीशीज बनाएंगे, नई प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो जो प्रोडक्ट है हमारे, उन प्रोडक्ट को हमेशा किधर लिखा जाता है, वी राइट इट ऑन द राइट हैंड साइड, RHS उससे रिप्रेजेंट करेंगे विद द प्लस। और उनमें भी अगर वो प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन रहे हैं तो वो जितने भी बन रहे हैं उनके बीच में प्लस का साइन आएगा। गॉट दैट? उसके बाद एक एरो आपने रिएक्शन में देखा था, इसको एग्जांपल से भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यानी कि देखिए ये एक एरो होता है जो कि आप यहां देख पा रहे हो, ये देखिए यहां पे, ये आप इस इक्वेशन पे फोकस कीजिए। तो एन एरो साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। और याद रखना एरो का जो साइन होता है, एरो का जो हेड होता है, वो हमेशा रिएक्टेंट की तरफ इंडिकेट करता है, होना चाहिए वो, राइट? तो यहां पे हमने एक वर्ड इक्वेशन ली और फिर मैंने उसको जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो मैग्नीशियम कैपिटल M स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका सिंबल है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला H2SO4, इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड बेसिस का एक चैप्टर आपका 10th में भी और 7th में भी आपने पढ़ा था कि एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, और कोई गैस रिलीज करते हैं, जनरली हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे मैग्नीशियम ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया, तो मैग्नीशियम ने क्या किया, यहां से SO4 को अपने साथ कंबाइन कर दिया, तो MgSO4 बन गया, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ये एक सॉल्ट है। ठीक है, मेटल और एसिड के बीच में जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट एक सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस यहां पे लिबरेट हो रही है। तो ये जो दूसरे वाली इक्वेशन है नीचे, इसको हम बोलते हैं कौन सी, सिंबॉलिक इक्वेशन। और यहां पे आप ये बात आराम से देख पा रहे हो, जो जितनी बातें मैंने 3 रूल्स आपको बताए। पहले रूल के अंदर मैंने बताया कि रिएक्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, ये देखिए रिएक्टेंट को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा है, ये रहा। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो Mg प्लस H2SO4। फिर मैंने दूसरा रूल आपको बताया कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो लुक एट हियर, ये प्रोडक्ट है हमारे मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन, ही हमने राइट हैंड साइड में लिख दिए। उसके बाद तीसरा रूल मैंने आपको बताया कि एक एरो का साइन हम लगाते हैं। तो एरो का साइन किसके बीच में लगता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लगता है। और एरो का हेड हमेशा किधर होता है, जिधर की तरफ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है, सीखनी है इन बातों को। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है, यू नो द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट। जो एरो हेड होता है वो हमेशा किधर की तरफ करता है, इट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड दैट ऑफ द प्रोडक्ट। जो मैंने अभी आपको बताया कि एरो का हेड जो है वो प्रोडक्ट की तरफ है, यानी कि ये बता रहा है कि प्रोडक्ट इस डायरेक्शन में यहां पे बने, राइट हैंड साइड में आपके। ऑलराइट, एंड ऑल्सो शोन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। और ये भी बताता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है। तो रिएक्शन का डायरेक्शन हमेशा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होता है, यानी कि रिएक्टेंट ने रिएक्शन किया और प्रोडक्ट बना के दिया। तो जैसे ये Mg मैग्नीशियम है, O2 ऑक्सीजन है, इनके बीच में रिएक्शन हुआ तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये दो जो यहां पे हैं वो रिएक्टेंट है और हमें यहां पे एक सिंगल प्रोडक्ट इससे मिल रहा है। फिफ्थ रूल क्या है, फिफ्थ रूल बताता है द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। यानी कि हमेशा जब भी हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो रूल ये कहता है, CBSE ये कहता है कि आप हमेशा जो भी सिंबल्स लिख रहे हो उनको आपको उसकी फिजिकल स्टेट भी बतानी पड़ेगी कि वो सॉलिड था, लिक्विड था, आपने वाटर लिया या किस फॉर्म में था। तो इसके लिए कुछ नोटेशन जो आपको ध्यान देनी है, नोटेशन मतलब पहचान, वो ये है कि अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई भी चीज अगर गैसियस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर G से। ठीक है, और यहां पे इसी चीज को जो है, जो कि यहां पे मैंने रिएक्शन आपको बताई थी, दिस रिएक्शन, इसमें मैंने सिंबल्स तो लिखे हुए लेकिन इनकी फिजिकल फॉर्म नहीं लिखी, वो अभी अगले इक्वेशन में मैं आपको बताऊंगा टू यू नो सिग्निफाई दैट वन। तो गैस के लिए हम लिखते हैं स्मॉल g ब्रैकेट के अंदर ऐसे ही। लिक्विड अगर हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो हम उसको लिखते हैं स्मॉल l से डिनोट करते हैं ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जो है रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। एंड लिक्विड के लिए हो गया आपके पास, ये एक्वस के लिए हो गया आपके पास। ठीक है, ये एक्वस के लिए, एक्वस का मतलब था अगर हमने वाटर के साथ कोई कंपाउंड मिक्स होके बना है तो उसको एक्वस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको फिर से लेते हैं उसी एग्जांपल को, मैग्नीशियम। ये देखिए, ये इसकी फिजिकल स्टेट में मैंने क्या डाल दिया, S का मतलब क्या है, यहाँ पे ये सॉलिड है। ठीक है, H2SO4 जो हमने लिया था वो किस फॉर्म में था, एक्वस, पानी के साथ मिक्स था वो। ऑलराइट, जो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट हमें मिला वो भी एक्वस फॉर्म में मिल रहा है, और जो हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में निकलेगी। तो यहां पे अब ये और ज्यादा आपको क्या दे रही है, ये इक्वेशन ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगी आपके लिए। छठा रूल, रूल नंबर 6 क्या है, जो सिंबल होता है बेटा, दिस रूल। ठीक है, ये सिंबल एरो अप,
एरो का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, वो किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है? अगर गैसियस फॉर्म बनती है तो गैसियस फॉर्म में कई जगह पे, कई बुक्स के अंदर आपको एरो मिलेगा, इंस्टेड ऑफ वहां पे जी लिखने के बजाय वो एरो लिखते हैं। इसीलिए इसी इक्वेशन को आप यहां पे एक और रूप में देख लीजिए। लुक एट दिस वन। यहां पे हमने लिया जिंक, जिंक भी मेटल होता है, सॉलिड फॉर्म में लिया। H2SO4 फिर से हमने एसिड लिया, एक्वस फॉर्म में था, ठीक है। इनके बीच में केमिकल चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन ने को इंडिकेट कर रहा है, ये एरो की रिएक्शन जो है राइट हैंड साइड की तरफ इंडिकेट हो रहा है। तो क्या बना? जिंक सल्फेट बन गया, जो कि एक सॉल्ट होता है, और ये एक्वस फॉर्म में, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में वाटर के साथ मिक्स होकर ये कंपाउंड बना है, राइट। और उसके बाद यहां पे हाइड्रोजन गैस निकली, तो यहां एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये रूल नंबर 6 क्या है कि दिस एरो इज नथिंग बट द गैसियस फॉर्म, की जो हाइड्रोजन गैस है वो एरो ऊपर का मतलब है, आप कोई भी गैस अगर आप रिलीज होगी तो ऊपर ही जाएगी, बिकॉज वो बहुत लाइट होती है तो हमेशा एस्केप होकर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर 7 जो है एरो डाउन भी आपको कई जगह पे मिलेगा, एक सिंबल मिलता है जहां पे एरो का डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है। ये जो एरो होता है डाउन, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, यानी कि वाटर के अंदर अगर कोई रिएक्शन होके कोई ऐसा रिएक्टेंट बना, प्रोडक्ट बना है जो वाटर के अंदर बना है लेकिन वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इनसॉल्युबल है, तो वो पीपीटी के फॉर्म में आएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब मिल्क जो है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, फटता है, तो दूध अलग दिखते हैं, दूध के पार्टिकल अलग दिखते हैं और पानी का अलग आप नजर आता है। जैसे पनीर बनाने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो दिस इज द प्रेसिपिटेट, और ये भी एक सिंबॉलिक फॉर्म एरो डाउन से इंडिकेट किया जाता है। और स्प्रैंगली सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो पानी में पूरी तरीके से घुल नहीं पाता, वो पूरा नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है हैवी होने की वजह से। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। यहां पे एक और एग्जांपल ले लीजिए, हमने लिया सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। उसके बाद हमने एक और कंपाउंड लिया AgNO3, जिसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो ये भी एक्वस है, ये भी, दोनों ही एक्वस है, यानी कि पानी के अंदर मिक्स है। इन दोनों को रिएक्शन करने के बाद हमें मिलता है AgCl, जिसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। और यहां पे एरो डाउन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो AgCl है ये आपको क्या मिलेगा? सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, येलो कलर का, और ये पानी के अंदर होगा, तैरता हुआ मिलेगा, मतलब ये डिसॉल्व नहीं होगा उसके अंदर। और NaNO3 जो होगा वो एक्वस फॉर्म में आपको मिलेगा। तो ये दो जो है ये भी एक केमिकल इक्वेशन है। ये सारी एनसीईआरटी से ही मैंने चीजें ली हुई है ताकि आप इसे ध्यान से देखो। और ये इक्वेशन आपको इसलिए भी याद रखनी है बिकॉज इनकी बैलेंसिंग आती है, इनके सिंबल्स, केमिकल फॉर्मूले, यू हैव टू बी मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग। रूल नंबर 8 कहता है समटाइम द टेम्परेचर, प्रेशर एंड द कैटलिस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। कई बार जो है ये कह रहे हैं कि कई बार टेम्परेचर, प्रेशर या कोई कैटलिस्ट हमने उसमें कुछ एडिशनल चीजें डाली है तो वो भी हम रिएक्शन में इंडिकेट करते हैं। आप ध्यान से देखिए यहां पे ये सब चीजें क्या होती है इसको समझाता हूं। ये है CO, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, गैसियस फॉर्म में हमने ली, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए तो हम नेक्स्ट चीज क्या ले रहे हैं, दैट इज 2H2O, यानी कि हाइड्रोजन हमने ली, गैसियस फॉर्म में ली। अब ये जो एरो है ये बता रहा है कि इनके बीच में रिएक्शन हुई, केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज किस डायरेक्शन में हुआ? राइट हैंड साइड में हुआ। और ये जो CH3OH आपको मिल रहा है, ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं मिथेनॉल। इसको क्या पढ़ते हैं? मिथेनॉल बोलते हैं। और ये आपको कार्बन का चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें आपको एल्कोहल के बारे में मैं बताऊंगा कि एल्कोहल क्या होते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट एल्कोहल है मिथेनॉल, ठीक है। ये मिथेनॉल बन रहा है और ये गैसियस फॉर्म में बन रहा है आपके पास, जिसको कि हम ठंडा करेंगे, स्टीम के फॉर्म में होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे ये बीच में, यहाँ पे ये सारी चीजें क्या आ गई, तो ये ZNO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है, Cr2O3, इसको हम बोलते हैं क्रोमेट। ये हमने इसमें इसलिए डाले बिकॉज ये रिएक्शन को फास्ट कर देंगे, तो इनको बोलते हैं कैटलिस्ट। ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन के अंदर डालते हैं वो रिएक्शन को फास्ट करते हैं लेकिन खुद उसका हिस्सा नहीं बनते, उनको कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, आपको मैंने साइकिल के ऊपर बैठा दिया और पीछे से धक्का दे रहा हूं, आपने पैडलिंग मारनी शुरू कर दी और साइकिल चलाना शुरू कर दिया। तो मैंने सिर्फ धक्का दिया, उसके बाद मैंने आपकी साइकिल को छोड़ दिया और आप खुद उसे चला रहे हो। तो इसका मतलब मैं वहां पे क्या हूं? कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा हूं। मतलब सिर्फ सपोर्ट करना, रिएक्शन को फास्ट करने में वो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। और ये 340 atm का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां प्रेशर को भी इंडिकेट किया जा रहा है रिएक्शन में कि ये रिएक्शन जो है इनके प्रेजेंस में होती है और इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। और क्या है? हीट, यानी कि हीट करना पड़ेगा किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को हमने मिक्स किया एक कंटेनर के अंदर, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे होना चाहिए, वहां का, उस जगह का। और फिर उसे जब हम हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में? जिंक ऑक्साइड या क्रोमेट के, तो ये मेथेनॉल हमें
और प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो यहां पे ये और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया। और ये हायर क्लासेस में 11th 12th में जो बच्चे साइंस के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए इन्हें सीखना बहुत जरूरी है। जनरली होता क्या है, स्कूल लेवल पे बहुत छोटे लेवल पे जो है बच्चों को सिखाया जाता है, तो बच्चे साइंस की वैल्यू समझ ही नहीं पाते, वो सीख ही नहीं पाते कि साइंस क्या होती है। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको चैप्टर खत्म कराऊं, मेरा मकसद ये कि इस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बातें, जो भी जरूरी चीजें जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगी, ताकि आगे जाके आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आप नीट के एग्जाम देना चाहते हो, तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। 11th में आपको केमिस्ट्री जो है वो बिल्कुल ईजी लगेगी। ये काम तभी होगा जब मैं ये सारी छोटी छोटी बातें जो जरूरी है, जिनको जनरली टीचर जो है नेग्लेक्ट कर जाते हैं और बच्चों को सुपरफिशियल पढ़ाते हैं, वो बातें मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं, तभी आपका फाउंडेशन बनेगा। देखो सुपरफिशियल अगर फाउंडेशन बनता तो हर कोई बना लेता, तो फाउंडेशन नींव आपकी तभी मजबूत बनेगी जब आप इन छोटी छोटी बातों को सुनोगे, समझोगे, सोचोगे इनके बारे में। ओके, अब 9th रूल, जो रूल नंबर 9 हमारे पास आता है, टोटल 9 रूल्स है। इन रूल्स को आप समझिए, इन्हें रटना नहीं होता, इन्हें फील करना होता है। जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो आपको ये सारे रूल्स वहां पे अपने आप दिमाग में आएंगे। हाँ, ये जो यहाँ पे हीट का सिंबल लगा, ये हीट क्यों दिखा, ये एरो का मतलब क्या, ये एस का मतलब क्या है, लिक्विड का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है। अब ये रूल ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में अपनी जगह बना लेंगे और आप जब लिखोगे, जैसे अब टेंस जो बच्चा सीख लेता है उसे बार बार रूल याद नहीं रखने पड़ते, वो जब भी टेंस का यूज करता है तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उन चीजों को क्या करता है, ठीक है, जो है वो कोऑर्डिनेट कर लेता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो यहां पे देखिए, यहां पे मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट एन एक्चुअल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट आर एंड द प्रोडक्ट आर नोन। यानी कि लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन के अंदर एक्चुअल रिएक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स के फॉर्म में, जो ये बताता है कि ये सारी सिचुएशन उस रिएक्शन के अंदर देखने को मिलेगी अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हो। जैसे KMnO4, मेरे साथ केमिस्ट्री को पढ़ना भी सीखे, इसको केमिस्ट्री की अपनी एक लैंग्वेज होती है, ध्यान से समझिएगा। ये n अगर स्मॉल लिखा है तो आपको फॉर्मूले में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, अगर इसको कैपिटल को स्मॉल कर दोगे तो वो सारे के सारे जो आपके गलत माने जाएंगे, आपके मार्क्स कटेंगे बोर्ड के अंदर। तो ये देखिए, KMnO4 किसको बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को बोलते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में आता है। और इसको अगर हम हीट करें, ये सिंबल यहाँ पे जो ट्राइंगल का है इसको बोलते हैं साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर से डेल्टा बोलते हैं, और इसका मतलब होता है हीट। कि अगर KMnO4 को हम हीट करना शुरू करें तो ये K2MnO4 में टूट जाएगा, K2MnO4 में टूट जाएगा सॉलिड फॉर्म में। देखो K था, अब ये K2 बन गया, Mn ऐसे कैसा है, O4 भी ऐसे कैसा है, तो K2MnO4 बन जाएगा। और यहां पे एक और चीज मिलेगी, देखो हीट करने पे ये एक कंपाउंड था और ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बन गए, 3, ये भी कंपाउंड बना, ये भी कंपाउंड और ये भी। तो आप सोच सकते हो कि केमिस्ट्री कितनी क्रिटिकल सेंस में समझनी पड़ती है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इसके अंदर से इतनी चीजें निकल सकती है, और ये निकल रही है। K2MnO4 बन रहा है, ठीक है, यानी कि डाइक्रोमेट बन रहा है आपके पास, या पोटेशियम परमैंगनेट को हम कह सकते हैं कि ये यहां पे डाई पोटेशियम परमैंगनेट के सेंस में आ रहा है। MnO2 आपको मिल रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड आपको मिल रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है। तो इस एक कंपाउंड से ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, और ये बताता है कि ये चीज एक्चुअल में होती है। अगर हम ये इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन लैब के अंदर करें तो ये सारी चीजें हम बिल्कुल इसी फॉर्म में ऑब्जर्व करेंगे। ये सॉलिड फॉर्म में लेंगे, ये भी सॉलिड मिलेगा, ये भी सॉलिड मिलेगा, ये गैसेस फॉर्म में निकलेगा। और इन सब चीजों को केमिकल एनालिसिस से समझा जाता है, जो कि आप 11th 12th के अंदर जब केमिस्ट्री को समझोगे तो वहां पे आप इन चीजों को थोड़ा और जो है वो डेप्थ में जाके सीख पाओगे। अभी तो आप शुरुआत कर रहे हो, अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता केमिस्ट्री काम कैसे करती है। तो मेरा मकसद तो ये कि मैं ये सोच के काम करा रहा हूं कि जो इंटेलिजेंट बच्चा सीख सकता है वो एक एवरेज बच्चा भी सीख सकता है, अगर उसके अंदर सीखने की इच्छा हो। नहीं हो तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं होता। ओके, अब आते हैं आगे। अब हमारा जो हेडिंग है वो है इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के लिए इक्वेशंस कैसे लिखी जाती है, उसके क्या फंडामेंटल है। तो सबसे पहले कि इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ एक स्टेटमेंट को हमें समझना होगा। जैसे यहां लिखा है, अ केमिकल इक्वेशन लिंक्स टुगेदर सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट, यानी कि केमिकल इक्वेशन को जोड़ने के लिए हम रिएक्टेंट लेते हैं। रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, जैसे यहां देखिए, यहां सिंगल रिएक्टेंट था जो डिकम्पोज हुआ, ये टूटा, लेकिन यहां हीट ने इसे तोड़ा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं, या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, तो कई तरीके के लगभग 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले ही बेसिक फंडामेंटल हम सीख रहे हैं सारे के सारे। तो एक केमिकल रिएक्शन जो है लिंक टुगेदर, जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं उनको हम लिंक
आपस में मिलाते हैं, उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं विद द न्यू सब्सटेंस, और वो रिएक्शन के बाद एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जो बनता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। सो केमिकल इक्वेशन जो है दो टाइप्स की आपको समझनी होती है बेटा, वर्ड इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन। अब इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं, बात हम इसके पहले कर चुके हैं। तो वर्ड का मतलब होता है जस्ट एक स्पेलिंग किसी चीज का, एक वर्ड आप शब्द आप लिख रहे हो उसको वर्ड इक्वेशन कहेंगे। जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की स्पेलिंग आपने लिख ली। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड की स्पेलिंग लिख ली। आपको फॉर्मूला और सिंबल नहीं पता है तो आप स्पेल तो लिख ही सकते हो। तो सबसे बेसिक चीज जो होती है वो यही होती है, वर्ड इक्वेशन। तो दोज केमिकल इक्वेशन, यानी कि वो केमिकल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट सिंपली चेंज ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट आर नोन एज वर्ड इक्वेशन। यानी कि वो केमिकल इक्वेशन जिसमें सिंपली जो है किस तरीके से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते, उनको हम वर्ड यानी कि स्पेलिंग के साथ लिख रहे हैं, वर्ड इक्वेशन उसी को कहते हैं। अब इसके कुछ फंडामेंटल यानी कि प्रॉपर्टी समझ लीजिए, कुछ गुण समझ लिए। दे डू नॉट गिव द ट्रू पिक्चर। अब आपने सिर्फ स्पेलिंग लिखी है, लेकिन ना तो आपको उसकी फिजिकल स्टेट पता है कि सॉलिड है, लिक्विड है, वो एलिमेंट है, ठीक है, कंपाउंड है, क्या उसके बारे में आपको कोई जानकारी उससे नहीं मिलती। इसीलिए तो कहते हैं कि वो बेसिक जब स्टार्टिंग में 6th 7th में हम सीखते हैं तो ये सिखाया जाता है ताकि आप बेसिक सीख जाओ। आज जब आप 9th 10th में आते हो तो आपको सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूले पे फोकस करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे उसी की, ठीक है, ट्रू पिक्चर तभी मिलेगी आपको। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्पीशीज इन्वॉल्व इन ए पर्टिकुलर रिएक्शंस आर रिटन एज वर्ड। तो जो भी हम रिएक्टेंट में स्पीशीज ले रहे हैं और जो प्रोडक्ट हमारे पास है उनको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, उनकी स्पेलिंग नाम के साथ लिखते हैं। रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और बीच में लगाते हैं प्लस का साइन अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है। जबकि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, उसे हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में, और वहां पे भी अगर वो प्रोडक्ट आपका मोर देन 1 है तो उसके बीच में भी प्लस का साइन लगाते हैं। और क्या प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो एक एरो का साइन हमने सीखा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एरो लगाते हैं और एरो का हेड हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए, जो ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है। द डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट। ये सारी बातें जो मैंने सिखा रखी है सिर्फ स्टेटमेंट में मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि जब आप पढ़ो तो आप इनको बार बार दिमाग में अपने ये आए, आप सीख जाओगे तो आपको ये सारी चीजें लर्न नहीं करनी है, नेचुरली आपके साथ रहेगी। आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखोगे ये सारी चीजें नेचुरल सेंस में आपके दिमाग में काम करना शुरू करेगी। अब यहां देखिए एग्जांपल से समझते इसी बात को जो मैंने पॉइंट बताया। मैग्नीशियम, ये एक वर्ड इक्वेशन मैंने यहां पे लिख दी, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन, तो इनके बीच में देखो प्लस का साइन है, तो ये बता रहा है कि यहां पे कितने रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड में। एरो क्या बता रहा है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, राइट हैंड साइड में। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये एक और वर्ड है हमारे पास जो नया कंपाउंड हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, उसके बारे में, गॉट इट। अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं वर्ड इक्वेशन का, लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट एक कंपाउंड है, इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम कंबाइन करते हैं तो ये रिएक्टेंट जो है प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे हमने 2 कंपाउंड लिए, और यहां पे एरो इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन जो है वो राइट हैंड साइड में, और यहां पे हमें 2 नए कंपाउंड मिल रहे हैं जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में। लेड आयोडाइड, यहां से देखो लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट निकल के, ठीक है, आयोडीन यहां पे जुड़ गया तो लेड आयोडाइड बन गया। पोटेशियम ने आयोडाइड को छोड़ा, नाइट्रेट को पकड़ा तो पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। तो ये क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग आपको देखने को मिल रही है नेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। अब अगला टॉपिक आता है हमारा सिंबल इक्वेशंस क्या होती है। सिंबलिक इक्वेशन किसको कहते हैं, व्हाट आर सिंबल इक्वेशन। तो सिंबल का मतलब है अब हमें एलिमेंट का सिंबल्स पता होने चाहिए, कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी हम सिंबलिक इक्वेशंस शो कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर सिंबल इक्वेशन या सिंबलिक इक्वेशन, तो ये है डेफिनेशन, ठीक है। आप लिखोगे इट मे बी डिफाइंड एज द ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड। मतलब कि सिंबल्स इक्वेशन क्या होती है, ऐसी केमिकल इक्वेशन या वो ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन जहां पे हम स्पेलिंग या नेम नहीं लिखते, वर्ड का नाम या स्पेलिंग नहीं लिखते, बल्कि उनके क्या लिखते हैं, सिंबल। जैसे आपसे पूछता है सोडियम का सिंबल क्या है तो Na है, मैग्नीशियम का क्या है Mg, वो लिखना पड़ेगा। या अगर हम वाटर लिख रहे हैं तो हम वाटर की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे बल्कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे H2O। तो ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करके जब हम केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं तो सच रिएक्शंस आर नोन एज व्हाट, दे आर कॉल्ड सिंबॉलिक इक्वेशन, ऑलराइट। अब इनकी क्या इंफॉर्मेशन है, दे गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन की हमें सही पिक्चर देते हैं, मतलब एक्चुअल के एग्जैक्टली वो जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो कैसे नजर आएंगे, राइट। द सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द एलिमेंट एंड द कंपाउंड आर रिटन इंस्टेड ऑफ देयर वर्ड। तो वर्ड की जगह पे हमने अब फॉर्मूले रिप्रेजेंट कर दिए। जैसे देखिए
वर्ड इक्वेशन में अगर यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम की स्पेलिंग लिखी थी तो अब मैं यहाँ पे मैग्नीशियम का सिंबल यूज कर रहा हूँ। वर्ड इक्वेशन में अगर मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन की स्पेलिंग लिखी तो अब मैं ऑक्सीजन का सिंबल या फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। वर्ड इक्वेशन में अगर मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा था तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, MgO लिख रहा हूं, यानी कि उसका सिंबल लिख रहा हूं। तो ये जो फॉर्म होगी इसको हम बोल देंगे सिंबलिक फॉर्म। सो इन द अबव इक्वेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट सेम। यहां पे मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन के यहां पे दो है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ऐसे में ठीक है, जब हमारे पास कोई इक्वेशन पूरी तरीके से डिफाइन ना हो और वो एक रूल जिसे हम लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, वो उसको सेटिस्फाई ना करे तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल यानी कि सिर्फ ढांचागत है, वो सिर्फ उसका एक ढांचा हमने बना लिया, लेकिन वो भी 100% इंफॉर्मेटिव नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रही है। सो एंड यू नो अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम नहीं होते, ठीक है, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के, उनको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। तो एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज सिंपली कॉल्ड स्केलेटल। स्केलेटल का मतलब है एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा है, बट इट्स नॉट 100% इंफॉर्मेटिव और ये पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो इन एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन नंबर ऑफ एटम जो होते हैं आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड। बोथ साइड यहां पे कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड विच इज प्रोडक्ट। सो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नहीं होती। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, अब स्केलेटल इक्वेशन के अंदर जब हम ये इंडिकेट करते हैं कि जो हमने मैग्नीशियम लिया है, जैसे यहां पे मैग्नीशियम लिया था, ये मैग्नीशियम लिया था, ये ऑक्सीजन लिया था, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो जब तक हम ये मेंशन नहीं करते कि यहां पे और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट है उनके नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तब तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बैलेंस जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता। और जब तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई नहीं होता, जो ये कहता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनको हम एक से दूसरे फॉर्म में बदल तो सकते हैं, लेकिन हम उसमें ना कुछ कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते, तो सेम रहना चाहिए। दैट्स व्हाई यहां पे भी वही द इक्वेशन ठीक है इन विच एटम्स ऑफ द वेरियस, अलग अलग जो एलिमेंट हमने लिए हैं रिएक्टेंट के, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए ऑन बोथ द साइड, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब होता है बराबर। तो यहां पे देखिए ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है और यहां पे हमें MgO मिला था। अब ये जो ब्लैक कलर का अलग से मैंने रिप्रेजेंट किया है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नीशियम का यहां एक एटम है, यहां पे ऑक्सीजन के दो एटम है और यहां पे मैग्नीशियम का एक था। अब बैलेंस करने के लिए अगर ऑक्सीजन दो है तो यहां पे भी ऑक्सीजन दो होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने 2 से इसे मल्टीप्लाई किया। सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, ना सब्ट्रैक्ट करते हैं ना ऐड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंसिंग में, ये ध्यान देना है। तो यहां अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये MgO को, अब 2 ऐसा नहीं कि मैं यहां इसके साथ लगा दूं या बीच में, क्योंकि एक ही कंपाउंड है, तो अगर मैं कुछ इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां पे आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसका कोफिशिएंट होता है, और कोफिशिएंट हमेशा लेफ्ट मोस्ट में ही रखता है, राइट। तो यहां 2 से मैंने मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन अब क्या हुआ, मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो मैग्नीशियम 2 हो गया तो यहां पे तो 1 था, इसको भी 2 से कर देंगे। तो 2 मैग्नीशियम के एटम यहां पे हैं, 2 यहां पे भी है, 2 ऑक्सीजन के एटम यहां है, 2 यहां भी, हमारी इक्वेशन होगी बैलेंस। सो दिस इज, अब इसे और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके फिजिकल स्टेट भी शो कर रहे हैं। तो यहां पे मैग्नीशियम के साथ हमने S लगाया क्योंकि मेटल है और ये सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है तो G से इंडिकेट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो अब ये 100% इंफॉर्मेटिव फॉर्म मिल गई हमें कि हमने मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम दिया सॉलिड, ऑक्सीजन थी गैसियस फॉर्म में, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला सॉलिड फॉर्म में। अब रीजन फॉर बैलेंसिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है 1 नंबर में या रीजनिंग में कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो याद रखना, वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ध्यान देना, बस इतना लिखना होता है आपको, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट या गिव रीजन। तो आप लिखोगे वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और आपको 2 नंबर या 1 नंबर मिल जाएंगे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मैं दोबारा से एक बार दोबारा रिव्यू करता हूं। हालांकि 9th के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है केमिस्ट्री का, उसके अंदर ये सारी बातें आपने सीखी है, बट मैं दोबारा एक बार रिव्यू लेके उसको पक्का कर देता हूं ताकि जिन बच्चों का थोड़ा सा क्लियर नहीं है वो इस चीज को क्लियर कर सकें। तो अक्सर इसकी स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, और मास मतलब किसी भी चीज का जो मास होता है, जो उसका जो भी उसका वजन होता है, भार होता है उसका। तो टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ ए रिएक्शन इन ए केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये बता रहे हैं कि जो टोटल मास होता है, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन,
जितनी भी रिएक्शन है उसमें जो टोटल ओवरऑल है उसमें रिएक्टेंट में हमने जितने एटम्स लिए थे एलिमेंट्स के, प्रोडक्ट में भी वो उतने ही होने चाहिए। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या सिंपली इसको आप ऐसे भी पढ़ते हो, ठीक है, दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन में ना तो कोई नया मास ऐड होता है, ना ही पहले का जो है वो खत्म होता है। जो लेफ्ट में था यानी कि रिएक्टेंट में था वही प्रोडक्ट में भी उतना ही होना चाहिए। और यहां से हमें एक नया कंसेप्ट सीखना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या है? वही बात है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स है राइट हैंड साइड में भी उतने ही होने चाहिए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इक्वल इन एन इक्वेशन। एक इक्वेशन जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है उसके अंदर जो एटम्स है अलग अलग एलिमेंट के, जो भी उसमें हमने सिंबल लिखे हैं, वो बैलेंस करना यानी कि दोनों तरफ सेम करना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड बैलेंसिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट इक्वल इन इक्वेशन ऑन ईदर साइड, ईदर मतलब दोनों तरफ, इज कॉल्ड बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग के कुछ फंडामेंटल से रूल से मैं बताता हूं। सबसे पहले बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन। बैलेंसिंग किसके बिना पे की जाती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, ठीक है, वही आता है कि मेथड यूज्ड फॉर बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है कि किस मेथड का इस्तेमाल करता है? हिट एंड ट्रायल, यानी कि लगा के चेक करना पड़ता है कि अगर यहां पे मैं 2 कर दूं तो यहां कितना होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। तो इसका भी कोई फंडामेंटल नहीं, हालांकि एक रूल हमने इसका ट्रिक तैयार कर रखी है, वो जब मैं बैलेंसिंग सिखाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस ए सिंबल इक्वेशन। जो भी सिंबलिक इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना होता, उसमें तो मैं ये नहीं पता कि एटम एक है या दो, वहां तो नाम ही लिखा हुआ है ना खाली। बट जो भी सिंबलिक इक्वेशन होती है, ठीक है, वो हमेशा बैलेंस करनी जरूरी है। ऑलराइट, तो ऐसा इसलिए क्योंकि सिंबलिक इक्वेशन में हमें नंबर ऑफ एटम्स का इंडिकेशन मिलता है, जबकि वर्ड इक्वेशन में सिर्फ स्पेलिंग मिलती है, तो वहां पे हमें पता नहीं होता उन चीजों का। अब स्टेप्स इन बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। अगर आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हो तो क्या तरीके हैं, क्या रूल्स है? ध्यान से समझना इन बातों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप बैलेंसिंग सीख जाओगे। और इतनी आसान लगेगी, आपको लगेगा बैलेंसिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। पहला रूल है द राइट द केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले जो भी हमें कहा है कि इनको आपने रिएक्ट करके रिएक्शन करनी है, तो उनको पहले एक वर्ड इक्वेशन में हम लिख लेंगे, ठीक है। जैसे यहां पे एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, इसमें शो नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं। वर्ड इक्वेशन में जैसे मान लो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, तो वर्ड लिख दी, उनकी उनकी स्पेलिंग लिख दी। दूसरा है कीप द रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट ऑन राइट साइड। तो जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे वर्ड इक्वेशन में भी, तो रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट में दिखाएंगे, फिर एक एरो लगाएंगे और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट दिखाएंगे। सेपरेट देम बाय द एरो, बीच में हम एक एरो लगाएंगे। ये बात अब तक आई थिंक हर स्टूडेंट सीख गया होगा, क्योंकि ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। उसके बाद है कन्वर्ट द वर्ड इक्वेशन इन द सिंबॉलिक। ये जो वर्ड इक्वेशन है इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? सिंबल्स लिखोगे, यानी कि मैग्नीशियम अगर आपने स्पेलिंग लिखी है तो जो मैग्नीशियम है उसका सिंबल लिखोगे Mg, ठीक है, कैपिटल M स्मॉल g। उसके बाद, ठीक है, मेक द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ द साइड। अब दोनों तरफ जो भी एटम्स है वो हम क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। और इक्वल करने के लिए हम जिस मेथड को यूज करेंगे वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, और इस प्रोसेस का नाम है बैलेंसिंग। क्या कहेंगे इसको? बैलेंसिंग, राइट। वी यूज हिट एंड ट्रायल, तो मेथड जो होगा वो हिट एंड ट्रायल होगा, ऑलराइट। और टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन एंड सेलेक्ट द स्पीशीज विद द, अब इसमें मैंने कहा था कि मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। तो केमिकल इक्वेशन देखिए और उसके अंदर ये देखिए कि सबसे ज्यादा एटम किस के हैं, मतलब वहां पे अगर आपने चीजें देखी है, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लूं आपके लिए, कोई एग्जांपल ढूंढता हूं। ये देखिए, ये अगर मुझे बैलेंस करनी है तो यहां Na का 1 है, H2O के हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, 3 है, ठीक है। और यहां पे भी सोडियम का 1, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का 1, 3 एटम यहां पे हैं। तो या तो आप यहां से शुरू करो या यहां से, तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं आप उसी स्पीशीज को पहले लीजिए। सेलेक्ट द स्पीशीज विद हाईएस्ट, उससे आसान हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जिसमें बाकियों को भी हमें उतना ही करना है, राइट। डू नॉट चेंज द फॉर्मूले, आप फॉर्मूले को नहीं बदल सकते कि बीच में आपने ऑक्सीजन के 2 बनाने थे तो बीच में घुसा दिया 2, नहीं, वो आपको शुरुआत में लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था कि उसको हमेशा एक कोफिशिएंट के फॉर्म में ही शो करना पड़ेगा। ये जब हम इसके एग्जांपल ट्राई करेंगे तो आप समझ पाओगे। अब हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशन को अगर हमें ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, तो आपको मैंने बताया था उसकी फिजिकल स्टेट पे लिखते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है एंड सो ऑन, वो हम सारी चीजें वहां पे शो करते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू मेक द इक्वेशन
as informative as possible to get a better picture of the chemical reaction। तो ये हमेशा बेहतर रहता है कि जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन बनाते हैं तो अगर हम उसके सिंबल के साथ साथ उसके फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट करें तो वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव और ज्यादा इजीली समझ में आती है। एंड इन ऑर्डर टू मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव व्हाट वी हैव टू डू, हमें फिजिकल स्टेट जो है वो मेंशन करनी पड़ती है उनकी, ठीक है। दिस विल हेल्प द सर्टेन स्पेसिफिक सिंबल, उसके लिए कुछ खास सिंबल्स है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। देखिए ये सिंबल जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टेट का मतलब है कि वो लिक्विड फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में, वो गैसियस फॉर्म में है, या वो पानी के अंदर मिक्स है, इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। जैसे सॉलिड के लिए हम यूज करते हैं सिंबल कौन सा, स्मॉल लेटर एस, इसी तरीके से ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे। अगर लिक्विड है हमारे पास हमारी स्पीशीज, ठीक है, तो हम सिंबल यूज करते हैं कौन सा, ठीक है, स्मॉल लेटर एल यूज करते हैं। अगर गैसियस फॉर्म में है तो हम यूज करते हैं सिंबल कौन सा, स्मॉल लेटर जी यूज करते हैं। अगर एक्वस फॉर्म में है तो उसमें हम सिंबल यूज करते हैं ए क्यू। इस तरीके से हम यूज करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने इतना डिटेल कर दिया है कि अगर आप कोशिश करोगे, बार बार उसे सीखोगे, समझोगे, इस वीडियो को रिपीटेडली देखोगे तो केमिस्ट्री बहुत आसान है। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर अगर आपने कमांड में ले लिया तो केमिस्ट्री का 90% हिस्सा आप सीख जाओगे, बहुत आसान है। पूरी केमिस्ट्री फिर पूरे 10th के अंदर जो है वो यहीं से उसके फंडामेंटल चलेंगे। यही वो रूल है जो रिपीटेडली हमें यूज करने। अब इसको एक एग्जाम्पल के बेस पे समझते। देखो हमने सोडियम लिया, हमने वाटर लिया, ठीक है, हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें मिली हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट बने। अब पहले हमने इसे बैलेंस किया कि सोडियम 2 एटम है, वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 है। अब इसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, इसकी फिजिकल स्टेट भी शो कर दी। सोडियम जो लिया था वो कैसा था, सॉलिड फॉर्म में था, वाटर लिक्विड फॉर्म में लिया गया था, और जो NaOH बना वो एक्वस यानी कि पानी के अंदर ये सोडियम डिसॉल्व हो गया, इस फॉर्म में है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है गैसियस फॉर्म में निकल रही। तो ये वो चीजें जो ये बता रही है कि किस तरीके से स्टेट सिंबल से हमने इसको और इंफॉर्मेटिव बना दिया। सम टाइम a gas if evolved in a reaction is shown by symbol एरो अप। कई बार जो गैस निकलती है उसका एरो ऊपर इंडिकेट करके भी हम दिखाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। और सिमिलरली अगर प्रेसिपिटेट इक्वेशन में बनते हैं तो उसमें हम कौन सा एरो यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है, डाउन एरो लगाते हैं, मतलब प्रेसिपिटेट हैवी चीज नीचे की तरफ आएगी। तो एब्रीविएशन आपको समझनी चाहिए। एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी भी चीज का शॉर्ट फॉर्म। पीपीटी का जो ये जो आपको यहाँ पे एक एब्रीविएशन मिल रही है, शॉर्ट फॉर्म मिल रही है, वो किसकी है, इट रिप्रेजेंट द प्रेसिपिटेट। किसी भी इक्वेशन के अंदर नीचे अगर लिखा हो पीपीटी तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो पीपीटी जो है रिप्रेजेंट करता है कि प्रेसिपिटेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम हमने सॉलिड लिया, H2SO4 हमने एक्वस फॉर्म में लिया, मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्शन के बाद हमें प्रोडक्ट मिला, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो ये देखिए ये ऊपर की तरफ एरो इंडिकेट कर रहा है कि गैस बाहर निकली है, और यहाँ पे दूसरे अगर इस पे आ जाओ आप तो ये प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल है। इसमें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया, उसको मिक्स किया सोडियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, दोनों एक्वस फॉर्म में थे, लिक्विड फॉर्म में थे। अब दोनों को जो है रिएक्शन के बाद जो सिल्वर था उसने यहाँ से क्लोरीन को पिक कर लिया, तो AgCl बन गया। और ये जो AgCl है ये लिक्विड के अंदर होगा, लेकिन ये कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा। इसको हम येलो कलर के पार्टिकल्स के फॉर्म में वाटर के अंदर तैरता हुआ देखेंगे, इसी को हम बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट। और ये NaNO3 जो है सोडियम नाइट्रेट, ये एक्वस फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से दो कंपाउंड आप आराम से सेपरेट होके देख पाओगे। यहां तक ठीक है, आज मैं अपनी वीडियो रखता हूं, और ये सारे के सारे फंडामेंटल बेसिक से केमिस्ट्री अगर आप चाहते हो कि आपकी कमांड बने और आपके नंबर पूरे आए केमिस्ट्री में, तो इस वीडियो को आप जितनी ज़्यादा बार रिपीट करके देख सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझ सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने कोशिश की है कि एक एक चीज़ को कई कई बार मैं रिपीट करके समझाऊं, सो दैट आप उसे सुनते रहो, समझते रहो, आपके दिमाग में एक अच्छी खासी उसकी एक इमेज बन जाए, ठीक है। और अगला जो वीडियो मेरा होगा वो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन होगी, उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर में इसमें लगभग हम 3 या 4 वीडियो में ये पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, लेकिन मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, हर एक चीज को इंक्लूड करूंगा। उसके बाद में स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा 10 ईयर्स में से, पिछले 10 सालों में या 15 सालों में सीबीएसई से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, वो कौन कौन से क्वेश्चन आए, उनको कैसे आंसर करना चाहिए, उनके क्या आंसर होंगे, किस तरीके से आप लिखोगे, वो सारी चीजें आई एम गोइंग टू हेल्प यू। मैं आपको मदद करूंगा उन चीजों को सीखने और सिखाने में, लेकिन आप लोगों की एक सहयोग की जरूरत मुझे भी पड़ती है, और वो क्या है, दैट इज, ठीक है, कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ठीक है, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके जैसे और बहुत सारे स्टूडेंट इसका फायदा ले सके और वो एक सही तरीके से केमिस्ट्री कैसे सीखी जाती है 10th के लेवल पे वो सीख सकें। और वो जब आपका बेस अच्छा होगा तो देखो, दिमाग भगवान को सबने एक जैसा दिया है, सबको एक जैसा ब्रेन दिया है, किसी के पास ना ज्यादा है ना कम है, वही ठीक है सेम ब्रेन है, लेकिन उसको जो यूज करते हैं वो उसको ठीक है उसका बेनिफिट ले पाते हैं। हमारे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए दुनिया में, जैसे आइंस्टाइन हुए, न्यूटन हुए, इन लोगों ने कहा था कि हम अपने ब्रेन को सिर्फ 5% यूज कर पाए। अगर ये मान लो और ज्यादा करते तो कितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन ये कर लेते, और दुनिया में कितने सारे इन्वेंशन जो इनके नाम पे है, कितनी सारी डिस्कवरी, कितनी चीजें इन्होंने साइंस के लिए जो है वो डिस्कवर की। इसलिए आप इस बात को ध्यान से समझिए कि जो भी चीजें आपके लिए की जा रही है उसमें बेस बनाना बहुत जरूरी है। आप अपने दिमाग को यूज करें सीखने में तो वो दिमाग काम करता है। अगर आप अपने ब्रेन को छोड़ दोगे एज इट इज, तो कहा जाता ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और फिर शैतान तो शैतानियां करेगा ना। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को क्या रखोगे, कॉन्टिन्यूसली बिजी रखोगे, सीखते रहोगे, तो एक वक्त आएगा जब आप इतने इंटेलिजेंट हो जाओगे, और वो भी अपने आप सीख के, सुनना, सीखना, समझना, इन्हीं बेसिस पे आप खुद को जो है टॉप ऑफ द कैटेगरी में ला सकते हो। कोई भी पैदाइशी इंटेलिजेंट नहीं होता, आदमी अपनी जरूरत और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद को इंटेलिजेंट बनाता है। कहावत है ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब तक आपको आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, आप चीजों को क्यों ढूंढोगे, क्यों करोगे? लेकिन जब आपको जरूरत होगी तो आपको वो चीजें ढूंढनी पड़ेगी और फिर आप एफर्ट करोगे। यहां पे भी ये केमिस्ट्री सीखना चाहते हो तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बना हुआ है, और यहां से आप सारी चीजें बहुत डिटेल में सीखोगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हर एंगल से आपको सिखाऊं ताकि ऐसा लगे कि इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, सब कुछ आसान था, बस सीखने का तरीका हमारा शायद सही नहीं था। ठीक है, तो आज मैं यहां तक रख रहा हूं। अगला जो टॉपिक हमारा शुरू होगा वो यहां से होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जिसमें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे, और 5 टाइप की हम कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सारी अगले उसमें आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो बने रहिए और वेट करिए अगली। तब तक आप इस वीडियो को रिपीटेडली देखें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे इससे इंस्पिरेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी ऐसी बहुत अच्छी एजुकेशनल वीडियोस बार बार लाता रहूं और आप 90-95% मार्क्स अपने बोर्ड में स्कोर करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू।